नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप मुझसे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। अगले 8-9 मिनट आपसे जुड़े रहने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों, बीजेपी का सियासी बुलडोजर जिस ढंग से टीएमसी, एनसीपी जैसी पार्टियों को रौंद चुका है, कुछ और पार्टियों को रौंदने वाला है, इससे 3 बातें साफ हैं। एक, राहुल गांधी को बीजेपी क्या कड़ी चुनौती और एक बड़ी चुनौती के रूप में ले रहे हैं। इसका एक उदाहरण ये भी है कि बीजेपी राहुल गांधी के खिलाफ खुलकर बोलने लगी है। प्रधानमंत्री के निशाने पर राहुल गांधी रहते हैं, उनके नेताओं के बयान इस तरह से लगातार आते रहते हैं। दूसरा एक चीज साफ है कि राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस विपक्षी दलों के साथ एक मजबूत विकल्प 2029 के लोकसभा चुनाव के समय बन सकती है। इस बात की आशंका बीजेपी को पूरी तरह से डराए हुए है, सताए हुए है। तीसरी बात है कि बीजेपी को लगता था कि कहीं ऐसा ना हो कि टीएमसी और एनसीपी या उद्धव ठाकरे की पार्टी या कांग्रेस छोड़कर जो लोग जिन्होंने कांग्रेस छोड़ी और एक नई पार्टी बनाई, वो सब फिर कांग्रेस के दायरे में, कांग्रेस की छतरी तले आ सकते हैं। इस बात की आशंका सता रही थी, तो बीजेपी ने इस संभावना की भ्रूण हत्या कर दी टीएमसी को तोड़कर। अब बड़ा सवाल ये उठता है कि जब मजबूत सरकार है, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पॉपुलैरिटी में कोई कमी नहीं आई है, जब चुनाव आयोग एसआईआर के बहाने मदद करता हुआ दिख रहा है, जब ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स जैसी जांच एजेंसियां एक बड़े कैटलिस्ट का रूप में, उत्प्रेरक के रूप में काम करती नजर आ रही हैं बीजेपी के पक्ष में, और सबसे बड़ी बात है कि बीजेपी अपने मतदाताओं को चुन रही है, अपने मतदाताओं की एक सूची बना दी है, और लोग कहते हैं कि बीजेपी कोई चुनाव अब हारेगी नहीं, ये बात 100% तय हो गई है। जब ऐसा सब कुछ है तो फिर बीजेपी को हार का डर क्यों सता रहा है? क्या बीजेपी को एहसास हो चला है कि जन जी जिसे हम कहते हैं, जन जी का गुस्सा उबाल पर है? क्या बीजेपी को अच्छी तरह से या मोदी सरकार को पता लग रहा है कि आर्थिक हालात बुरे हैं और हालात हाथ से निकलते जा रहे हैं? एंटी इनकम्बेंसी भले ही प्रधानमंत्री के खिलाफ नहीं हो, लेकिन उनके मंत्रियों के खिलाफ, खासतौर से बीजेपी सांसदों के खिलाफ तो खुलकर नजर आती है, खासतौर से ऐसे सांसद जो लगातार 2 बार या 3 बार चुनाव जीत चुके हों, और जनता का गुस्सा चरम पर है। क्या बीजेपी को यह डर लग रहा है? आखिर 2024 का लोकसभा चुनाव हमारे सामने है, नतीजे सामने हैं। ये कुल मिलाकर जनता का गुस्सा था जिसने बीजेपी को 303 से 240 पर ला टपका। किस्मत अच्छी थी बीजेपी की कि विपक्ष ने पूरा जोर नहीं लगाया, कांग्रेस ने पूरा जोर नहीं लगाया, क्योंकि कांग्रेस और विपक्ष को ये कॉन्फिडेंस ही नहीं था कि वो चुनाव जीत सकते हैं। अगर जोर लगाया होता और 15-20 सीटों का ही सवाल था, 15-20 सीटें इधर कम होती, उधर बढ़ जाती, तो खेल 2024 में पलट चुका होता। इस बात का एहसास बीजेपी को बहुत अच्छी तरह से है। तो क्या 2029 में 2024 को रिपीट नहीं होने देना है? इस बात के इंतजाम अभी से किए जा रहे हैं, और इसीलिए क्षेत्रीय दलों को तोड़ा जा रहा है। भाई, कांग्रेस के 100 सांसद हैं मोटे तौर पर, अब 100 में से 67, 2/3 तो टूट नहीं सकते। ऐसे में विपक्षी पार्टियों को तोड़ो, पहले चुनाव में हराओ और उसके बाद जांच एजेंसियों का डर दिखाओ, और विपक्षी पार्टियों के जो विधायक हैं, सांसद हैं, ऐसी पार्टियों के जो किसी विशेष विचारधारा विशेष से जुड़े हुए नहीं हैं, उनको लगता है कि बीजेपी स्ट्रांग पार्टी है, करियर बनाने पॉलिटिक्स में आए हैं, तो बीजेपी की तरफ चला जाए। स्वाभाविक है, इसमें बीजेपी को फायदा हो जाता है। एक तो क्या होता है फायदा कि क्षेत्रीय दल कमजोर होता है, तो बीजेपी को उस राज्य विशेष में घुसने का और अपनी सियासी जमीन को विस्तार देने का मौका मिल जाता है। दूसरा, परोक्ष रूप से अगर कोई क्षेत्रीय पार्टी बीजेपी तोड़ती है
तो परोक्ष रूप से वो कांग्रेस को कमजोर करती हुई नजर आती है। क्योंकि हमने देखा कि जैसे तमिलनाडु में 2024 का ही चुनाव देखा जाए, तमिलनाडु में डीएमके, महाराष्ट्र में शरद पवार और उद्धव ठाकरे, उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव, इन 3 राज्यों में खास तौर से देखा गया कि इस कांग्रेस ने यहां अपोजिशन पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ा और कांग्रेस के वोट बैंक का विस्तार हुआ, वोट बेस का विस्तार हुआ। कांग्रेस से विपक्षी पार्टियों को फायदा मिला और विपक्षी पार्टियों के कारण कांग्रेस को और ज्यादा फायदा हुआ। तो ये डर बीजेपी को सता रहा है, इसीलिए उसको लगता है कि कांग्रेस को कमजोर करना है, राहुल गांधी को अलग थलग करना है, अपोजिशन पार्टियों में फूट डालनी है। तो ये काम अपोजिशन पार्टियों को तोड़कर आसानी से किया जा सकता है। अपोजिशन पार्टियां ही नहीं रहेंगी तो अकेली कांग्रेस क्या कर पाएगी। कांग्रेस का वोट बैंक इन राज्यों में बढ़ा और 2024 में वो 52 से बढ़कर 9900 तक पहुंच गई। विपक्षी पार्टियां 134 सीटें लेकर आई, आंकड़ा 234 तक पहुंच गया। 2029 में अगर ऐसा ही ट्रेंड बना रहता है और कांग्रेस 100 की जगह 115-120 सीटें भी हासिल करने में कामयाब होती है और अपोजिशन 134 ही हासिल करता है और दोनों मिलकर 250 के आंकड़े तक पहुंचते हैं, तो भारी मुसीबत आ सकती है। उत्तराखंड, हिमाचल, हरियाणा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात और कर्नाटक करीब 150 से ज्यादा लोकसभा सीटें हैं और यहां पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच में सीधा मुकाबला है। कांग्रेस दक्षिण में बीजेपी की सफाई करने में या खुद को आगे बढ़ाने में लगी हुई है। राहुल गांधी इसको एक बड़ी चुनौती के रूप में ले रहे हैं। दक्षिण में देखिए, तेलंगाना, कर्नाटक और केरल में कांग्रेस की सरकार है। तमिलनाडु में वो टीवी के जोसेफ विजय के साथ मिलकर सरकार में है। आंध्र प्रदेश में जरूर वो ना 3 में है ना 13 में है, लेकिन कुल मिलाकर 130 सीटें यहां इन राज्यों की बनती है, जिसमें से कांग्रेस 100 के आसपास जीतने की एक अपने जो साथी पार्टनर्स के साथ एक बड़ा सपना देख रही है। तो इसी सपने को तोड़ने के लिए बहुत जरूरी है बीजेपी के लिए कि तमिलनाडु में डीएमके के साथ कोई खेल किया जाए। अब एक बड़ा सवाल उठता है कि क्या इतना सब खेल करके भी बीजेपी 2029 का चुनाव नहीं जीत पाएगी क्या? आखिर उसके कॉन्फिडेंस में कमी क्यों नजर आ रही है? क्यों कहा जा रहा है कि 2/3 बहुमत का जुगाड़ करना है, डिलिमिटेशन करना है, डिलिमिटेशन की आड़ में महिला आरक्षण देना है? तो ये इस पर एक अलग से वीडियो बनाएंगे। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया मेरा वीडियो देखने के लिए। लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब, शेयर कर दीजिए अगर पसंद आ रहा हो तो। शुक्रिया।